बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है मेरा बच्चों, वो इस टॉपिक के अंदर फिलहाल हम लोगों ने आज क्या करना है, आज हमने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और इसके अंदर सेपरेशन टेक्निक्स जो हैं वो हमने सारी करनी है। तो हम इसको एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का नाम दे देते हैं, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। सेपरेशन टेक्निक यानी डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी और सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। तो आज हमने करने हैं ये सारे एमसीक्यूज। तो जब स्टार्ट करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री को, तो पहला एमसीक्यू जो हमें देखने को मिलता है, सम सब्सटेंसेस मे बी सेपरेटेड यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। The diagram shows the result of running two mixtures in a suitable solvent, which spot has a RF value of 0.37. तो इसमें निकालना है हमने RF वैल्यू। क्या निकालना है बच्चों? इसके अंदर हमें RF वैल्यू निकालना है। तो 0.37 RF वैल्यू, वैसे जहां तक मेरा ख्याल है ये तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। ये ऑलमोस्ट, अगर आप इस वाले हिस्से को देखें, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक वाले पार्ट को देखें, ठीक है, अगर हम सिर्फ इस वाले पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट को, तो ऑलमोस्ट जो डी है वो इस पार्ट का 70% बन रहा है। तो 70% का मतलब है कि इसकी RF वैल्यू समवेयर 0.7 तक होगी, ठीक है ना भाई। और अगर हम इसको देखें तो इसका हाफ तकरीबन यहां बन रहा है। तो सी आंसर भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी भी 0.5 से ऊपर ही आ रहा है। तो राइट आंसर इसका या तो ए बनता है मेरे हिसाब से, या तो बी बनता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस लेना है यहां तक का, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है और इस डिस्टेंस को आपने डिवाइड कराना है इस वाले डिस्टेंस से, ठीक है ना। तो जब आप इस वाले डिस्टेंसेस को डिवाइड कराओगे, फॉर सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो जब आप x ओवर y करोगे तो ऑलमोस्ट आपके पास आंसर 0.37 आना चाहिए। तो राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू शुड बी बी। राइट बच्चों, आप लोगों के पास पेपर पे ये मौजूद है। अगर आपने प्रिंट आउट निकाला हुआ है या जिसके पास ऑलरेडी प्रिंट मौजूद है इसका, तो वो स्केल से इस लाइन को मेजर करे इन सेंटीमीटर्स। स्केल के जरिए इन सेंटीमीटर्स आप मेजर कर सकते हैं ये लाइंस, और उसके बाद आप डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। देन यू विल गेट कि आपके पास 0.37 आंसर इसका आ रहा होगा। राइट एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास यहाँ मौजूद है। द डायग्राम शोज 4 pieces of apparatus that are used to measure the volume of a gas or liquid. Which piece of apparatus should always be filled up to the fixed or same level? बच्चों, इनमें से कौन सा वाला हमेशा अप टू द फिक्स्ड वॉल्यूम या अप टू द फिक्स्ड आप कह लें लेवल तक भरा जाएगा? या आप देख सकते हैं कि पिपेट के ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी मार्क है, ठीक है ना। इस मार्क का मतलब ये होता है कि ये हमेशा यहीं तक फिल होगी। इससे ज्यादा अगर आप फिल करेंगे या इससे कम आप फिल करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हम आइडिया नहीं कर सकते। पिपेट होती है फिक्स्ड, 10 सेंटीमीटर क्यूब, 25 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। एक ही पिपेट होगी, वो 25 सेंटीमीटर क्यूब की होगी तो डायरेक्टली 25 ही आंसर देगी। 10 सेंटीमीटर क्यूब होगी तो डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर क्यूब ही आंसर देगी। तो उसमें 9.8, 5.3, 8.5 इस तरह की कोई वैल्यूज हो नहीं सकती। तो पिपेट इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच ऑलवेज फिल अप टू द फिक्स्ड मार्क। राइट एवरी वन ऑफ यू, ठीक है बच्चों, ऑल क्लियर? आगे चलें, ठीक है बेटे। हाया, थैंक यू। हादी, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक और बार हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का सवाल यहाँ देखने को मिलता है। तो एक और क्रोमेटोग्राफी के सवाल में जरा देख लेते हैं भाई क्या चीज मौजूद है। ये कह रहा है, आप फेवर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट to find out the RF value of iron 3 plus. The result is shown. To make the spot containing Fe3 more visible, the paper is sprayed with aqueous sodium hydroxide so that the precipitates of iron 3 oxide forms. Under the condition of the experiment, the RF value of Fe3 is given by 1 and the color of the precipitate given by 2. Which rock correctly completes the gaps 1 and 2? वो कह रहा है बच्चों, बताइए RF वैल्यू आयरन 3 प्लस की और उसका मतलब कलर। तो भाई आयरन 3 प्लस का कलर आप लोगों को पता है रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है ना। आयरन 2 प्लस का ग्रीन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, इसकी RF वैल्यू क्या होगी बच्चों? x ओवर y। सो द राइट आंसर वुड बी ए। राइट एवरी वन ऑफ यू, इज दैट करेक्ट? कोई मसला है तो बताओ। ठीक है, A is right answer. Let's move on towards the next question, which is about the collection of gases. This is about the collection of gases, बच्चों। तो यहाँ लिखा हुआ है, a gas is less dense than air and dissolve in water. Which diagram should
शो द करेक्ट मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ दिस गैस। अच्छा बच्चों देखो, अगर गैस डिजोल्व इन वाटर है, यानी कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो अगर गैस सॉल्युबल इन वाटर है, सो वी कैन नॉट यूज दिस, हम ये यूज नहीं कर सकते, किसी भी हाल में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देन लेस डेंस देन एयर, यानी कि एयर से लाइटर है तो ऊपर की तरफ भागेगी, ठीक है ना। लाइटर देन एयर है तो ऊपर की तरफ डिफ्यूज होने की कोशिश करेगी, तो ना तो हम ये यूज कर सकते हैं और ना ही हम ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगी। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी बी। तो जो भी लाइटर गैसेस हों, पानी के अंदर सॉल्युबल हों, उसको आप अपवर्ड डिलीवरी मेथड से कलेक्ट करते हैं, और अगर डेंसर देन एयर होती तो फिर हम ये वाला मेथड यूज करते, और अगर इनसॉल्युबल इन वाटर होती तो फिर हम डी यूज करते। यू नीड टू कीप रिमेंबर दीज वेज टू कलेक्ट गैसेस, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। एक और सवाल मेरे पास, ये मिक्सिंग का सा कुछ सवाल हमें लग रहा है, सॉल्ट के चैप्टर का भी हो सकता है ये सवाल। द डायग्राम शोज 3 stages 1, 2 and 3 used in the preparation of salt. Which raw correctly shows the solubility both the reactants and salt form in this preparation? अच्छा भाई देखिए, आप जो इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं, ये अगर आप देखें तो ये यहाँ मिक्सिंग कर रहा है, फिर फिल्ट्रेशन कर रहा है, फिर इवेपोरेशन कर रहा है, तो दिस इज ऑब्वियस कि हम सॉल्युबल सॉल्ट बना रहे हैं और मिक्सिंग मेथड के जरिए बना रहे हैं, ठीक है ना भाई। सो दिस इज द मिक्सिंग मेथड, और मिक्सिंग मेथड है जब आप इवेपोरेशन कर रहे हो तो यानी क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो, तो इसका मतलब डन हो गया कि आप सॉल्युबल सॉल्ट बना रहे हो। सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए आपको पता है दो तरीके होते हैं मिक्सिंग या तो टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में सारे रिएक्टेंट सॉल्युबल होते हैं, अगर आप मिक्सिंग करते हैं तो एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल होता है, तो आप देखेंगे ये वाला आपके पास सॉल्युबल है और ये वाला आपके पास इनसॉल्युबल है, ठीक है ना। तो दिस मीन्स कि आप मिक्सिंग मेथड यूज कर रहे हो सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, वन सॉल्युबल वन इनसॉल्युबल, एंड द प्रोडक्ट इज ऑल्सो सॉल्युबल। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी डी। राइट एवरीवन, एससीए, वेरी गुड इब्राहिम बेटे, गुड जॉब, वेरी गुड मरियम, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आ गया हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सवाल। यू नीड टू कीप रिमेंबर फ्यू थिंग्स अबाउट दिस। ये ओपन होना चाहिए, मैंने आपको एटीपी में भी बताया था। इन एंड आउट बिल्कुल सही बने हुए हैं। बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी इन फ्रंट ऑफ कंडेंसर ओपनिंग। अगर आपके पास इथानॉल है विच इज फ्लेमेबल, तो डायरेक्ट हीटिंग करना सही नहीं है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। खैर ये क्या कह रहा है आपसे, द डायग्राम शोज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, which statement explain why ethanol is collected as the distillate। कि भाई पहले इथेनॉल कलेक्ट क्यों हो रहा है, अगर पहले इथेनॉल कलेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसलिए इथेनॉल पहले कलेक्ट होगा, ठीक है भाई। सो लेट्स सी क्या कह रहा है भाई, इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, इथेनॉल हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज राइट। तो सी आंसर सही हो सकता है या तो डी आंसर सही हो सकता है, ए और बी तो नहीं हो सकता। देन वाटर और मेल्टिंग पॉइंट देन वाटर, तो डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं लिक्विड्स की, तो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन वाटर, सो दिस वुड बी द राइट आंसर सी, ठीक है भाई बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट इस यहाँ पर गलत बात है, तो सॉलिड तो नहीं है, लिक्विड है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। एक और आपके पास सवाल आ गया क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ लगाया कि आपको बात एक एक छोटा सा पॉइंट ऑब्वियस होना चाहिए कि अगर स्पॉट आपने यहाँ लगाया है, तो जहां से आप स्पॉट का डिस्टेंस लोगे बच्चों, जहां से आप स्पॉट का डिस्टेंस लोगे वहीं से आप सॉल्वेंट का डिस्टेंस भी लोगे। सिर्फ ये बात समझाने के लिए मैंने ये एमसीक्यूज यहाँ लगाया है। अगर बेस लाइन पर आपने स्पॉट नहीं लगाया तो इसका हरगिज मतलब नहीं है आप हर हाल में बेस लाइन से ही जो है सॉल्वेंट का डिस्टेंस लोगे। यू नीड टू कीप रिमेंबर कि आपने एक रेफरेंस लाइन के तौर पे बेस लाइन को लगाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि अगर आप बेस मतलब स्पॉट का डिस्टेंस जहां से ले रहे हैं वहीं से आप सॉल्वेंट का डिस्टेंस भी लें, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमने बेस लाइन बनाई है, ठीक है। तो अगर बेस लाइन से ऊपर स्पॉट लग गया तो याद रखें जहां से स्पॉट का डिस्टेंस ले रहे हैं वहीं से सॉल्वेंट का भी डिस्टेंस होगा। सो व्हाट शुड बी द आरएफ वैल्यू ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, this is the distance of a spot y, right, and this is the distance of solvent y plus x. So the right answer for this MCQ would be B, ठीक है भाई बच्चों, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह से आपके पास जब क्रोमेटोग्राफी की बात की जाती है तो उसकी मतलब कंक्लूजन्स की बात की जाती है, एंड आई टोल्ड यू दैट जिसकी हाइट सेम होती है वो सेम कंपोनेंट होते हैं। सो द डायग्राम शोज क्रोमेटोग्राम ऑफ सेवरल इंक्स, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहले वो कह रहा है ब्लैक इंक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ग्रीन रेड एंड येलो इंक। अच्छा भाई देख लेते हैं, ब्लैक इंक के अंदर, ब्लैक इंक के अंदर ग्रीन इंक है, दैट इज राइट। देखो दोनों स्पॉट्स मौजूद हैं, सिर्फ एक स्पॉट नहीं दोनों स्पॉट होने चाहिए। ग्रीन इंक तो है,
रेड इंक है, ब्लैक इंक के अंदर रेड इंक नहीं है, आप देखें, तो दिस इज रॉन्ग। फिर ब्राउन इंक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ब्लू एंड रेड। अच्छा जी, ब्राउन वाली के अंदर आपके पास, ब्राउन वाली के अंदर रेड मौजूद है, दिस इज राइट, ब्राउन वाली के अंदर रेड मौजूद है भाई, और रेड का दूसरा स्पॉट मौजूद नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर येलो इंक कैन बी यूज टू मेक ब्राउन इंक, क्या येलो इंक ब्राउन इंक के अंदर मौजूद है? नहीं भाई, येलो वाली इंक ब्राउन इंक के अंदर मौजूद नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। येलो इंक मे बी प्रेजेंट इन ग्रीन इंक, येलो वाली क्या ग्रीन इंक के अंदर मौजूद है? अगर मैं सारा रिमूव करके आपको दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि बच्चों यहां पर आपके पास ये जो ग्रीन इंक है इट कंटेन्स येलो इंक, तो दैट इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है ना, द सेम हाइट इज देयर, तो डी वुड बी द राइट आंसर। तो ये है सिचुएशन भाई, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। एमसीक्यूज में क्रोमेटोग्राफी का सवाल आएगा तो उसके लिए आपने प्रिपेयर्ड होके जाना है, ठीक है भाई। उसके साथ साथ फिर हमारे पास यहाँ पर आ गए सवाल, जो कि आइडेंटिफिकेशन का एक सवाल मौजूद है। तो आइडेंटिफिकेशन वाला सवाल मैंने एक ही डाला है, क्योंकि बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास जो बुकलेट्स हैं उसमें मौजूद होगा। Compound X is a crystalline solid at room temperature and pressure. An aqueous solution of X is tested. अब इसमें यहाँ लिखा हुआ है acidify with dilute nitric acid and then aqueous barium nitrate, no visible change। तो भाई अगर बैरियम नाइट्रेट डालने के बाद कोई भी चेंज ना आए, बैरियम नाइट्रेट डालने के बाद कोई भी चेंज ना आए, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सल्फेट मौजूद नहीं है। देन ऐड एक्वस अमोनिया, आपने एक्वस अमोनिया डाला, ठीक है, और व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स सॉल्युबल इन एक्सेस हुए। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं किसके बच्चों? आपके पास जिंक के बन सकते हैं और एल्युमिनियम के बन सकते हैं, और सॉल्युबल इन एक्सेस हैं, तो इसका मतलब डन हो गया कि आपके पास जिंक है। तो जिंक का सॉल्ट ये होना चाहिए एंड दैट वुड बी द राइट आंसर, जिंक क्लोराइड। तो ये बात है जो कि आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बच्चों, किसी का भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड जो अभी हमने एमसीक्यूज किए हैं, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, एपैरेटस, इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो बताइए बच्चों। ऑल क्लियर एवरी वन ऑफ यू? वेरी गुड हमजा, अहमद मौज, गुड जॉब, ऑल राइट। जी बेटे हादी, आदि आवाज नहीं आ रही आपकी बेटे, आदि आवाज नहीं आ रही बेटे आपकी, मैसेज कर दो। चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं शायद कुछ और सवाल मौजूद हो। अच्छा भाई, यहाँ पर दो चार सवाल और मौजूद हैं इस बुक में, वो भी कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, impurities in the iron means that some hydrogen sulfide gas is also formed. Hydrogen sulfide gas is soluble in water. What water vapors can be removed from mixture of gases using concentrated sulfuric acid? Which diagram should apparatus show apparatus suitable to prepare pure dry sample of hydrogen gas? अच्छा भाई, वो कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस बन रही है, उसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी बन रही है। हाइड्रोजन सल्फाइड पानी में सॉल्युबल है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिमूव हो सकती है, तो क्या किया जाए? अच्छा भाई, तो सीन ये है कि एक तो H2S गैस है जो कि पानी के अंदर डिजोल्व हो सकती है। दूसरा ये कि आपके पास जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसको हमें हाइड्रोजन से अलग भी करना है, ठीक है। और अगर आपने पानी को अलग करना है तो पानी को अलग करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को पास आउट करेंगे पानी से, ठीक है ना। जब हम उसको पानी से पास आउट करेंगे तो उसमें होगा क्या, H2S गैस जो पानी में मौजूद होगी वो डिजोल्व हो जाएगी, और डिजोल्व होने के बाद H2 रह जाएगी खाली, ठीक है ना। अब जो H2 रह जाएगी उसमें थोड़ा बहुत डेफिनेटली वाटर वेपर्स आ गए होंगे, तो वाटर वेपर के आने के बाद हम उस गैस को ड्राई करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड में से पास करेंगे, ताकि वो क्या ले ले बच्चों, उसका पानी एब्जॉर्ब कर ले सारा। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, जब आप गैसेस बन रही हैं, यहाँ फॉर सपोज गैस बन रही है, तो ये जिस कंटेनर में गैस बन रही है दिस कंटेनर शुड बी क्लोज्ड, ये क्लोज होना चाहिए। तो ए आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये ओपन है, ठीक है। तो क्लोज्ड, ये देखो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि क्लोज्ड हो सकता है, तो बी आंसर हो सकता है, या तो आपके पास सी आंसर हो सकता है, या तो आपके पास डी आंसर हो सकता है, दैट्स राइट। अब ये क्लोज है, ठीक है ना भाई। दूसरी बात ये कि जब भी आपके पास गैसेस बनेंगी तो पहली फुर्सत में हम इसको पानी में से पास आउट कराएंगे। अब देखो, इसके अंदर से पास आउट नहीं हो रहा, ये गैस हम
टेस्ट ट्यूब में छोड़ रहे हैं। तो भाई टेस्ट ट्यूब में छोड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस तो पानी के अंदर डिसॉल्व होगी नहीं। और दूसरा ये कि आप H2S को भी अगर आपने डिसॉल्व कराना है तो पानी के अंदर से तो पास कराना पड़ेगा ना, सिर्फ सरफेस पे छोड़ने से थोड़ी ना प्रोसेस हो जाएगा। तो पानी के अंदर इसको जो है पास थ्रू कराना है। तो दे आर नॉट गोइंग टू पास थ्रू द वाटर। और फोर सपोज अगर इन्होंने ऊपर छोड़ भी दी, कुछ हद तक जो है H2S डिसॉल्व हो भी गई, बट हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेगी? दूसरा वाला तो इन्होंने जो डिलीवरी ट्यूब है वो तो पानी के अंदर कर दिया, तो हाइड्रोजन गैस को पास होने के लिए ओपन एरिया भी तो चाहिए जहां से गैस डिफ्यूज हो। तो ये तो हो गया गलत। तो इस हिसाब से आप देखें सी वाले इन्होंने काम सही किया है, क्लोज भी किया हुआ है। H2S और हाइड्रोजन गैस यहां से पास किया है इन्होंने पानी के थ्रू, तो H2S यहां डिसॉल्व हो गई और यहां से निकली हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस थोड़ी सी वेट होगी, ठीक है ना, वेट हाइड्रोजन गैस को यहां से मौका मिला घूमने का, तो ये यहां से बाहर चले गई और यहां से बाहर जाने के बाद दे आर पासिंग द गैस थ्रू द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड जब H2 गैस पास होगी इसमें से, तो H2 के अंदर जो वाटर होगा सल्फ्यूरिक एसिड इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, बिकॉज दिस इज अ गुड ड्राइंग एजेंट, ठीक है ना। तो यहां पर बची सिर्फ हाइड्रोजन गैस, तो यहां से निकलेगी हाइड्रोजन गैस और वो होगी ड्राई एंड इट वुड बी कलेक्टेड ओवर हेयर। ठीक है भाई, सो दिस वुड बी द करेक्ट वे टू कलेक्ट द गैस और वॉश द गैस विद वाटर एंड एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द गैस, ठीक है ना। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? इसके अंदर उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड पहले लगा दिया, पानी बाद में लगा दिया, तो ये तो बेकार सी बात हो गई, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड अगर वो पहले लगा देंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड को पहले लगाने से फायदा क्या होगा? मेन चीज तो हमारी ये है ना कि हम H2S को पहले पानी में डिजोल्व करा के H2S को अलग करें। जब H2S अलग होगा तो H2 के अंदर थोड़ा बहुत पानी आ जाएगा, तो वो पानी हटाने के लिए फिर हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड बाद में लगाएंगे। तो दिस इज द वे टू रिमूव बोथ द इम्प्योरिटीज। पहले H2S रिमूव किया पानी से, फिर पानी आ गया होगा उसमें एज ए इम्प्योरिटी, तो उसको रिमूव करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लगा दिया, ठीक है भाई। चलिए 79 भी पढ़ लेते हैं। 79 क्या कह रहा है? 79 कह रहा है द फॉलोइंग टेस्ट आर कैरीड आउट ऑन अ सैंपल ऑफ ग्रीन क्रिस्टल। The green crystals are dissolved in water and resulting solution divided into two portions. Aqueous sodium hydroxide is added to the first portion. Green precipitates soluble in excess. अब देखो भाई, ग्रीन प्रेसिपिटेट्स या तो किसके हो सकते हैं? आयरन 2+ के हो सकते हैं, या तो वो क्रोमियम 3+ के होते हैं। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द ओनली टेस्ट जो कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करता है। क्योंकि ये सॉल्युबल इन वाटर हो गए तो इट इज क्रोमियम 3+। ये हो गया कंफर्म कि ये क्रोमियम 3+ होगा, ठीक है भाई। देन नेक्स्ट दे आर सेइंग द सॉल्यूशन फॉर्म इज हीटेड एंड अ गैस इज प्रोड्यूस्ड दैट टर्न्स लाइम लिटमस पेपर ब्लू। तो लिटमस पेपर को ब्लू करती है अमोनिया गैस, और अमोनिया गैस बन सकती है किससे बच्चों? या तो नाइट्रेट से या तो अमोनियम से, इन दो से बन सकती है, ठीक है भाई। तो उन्होंने जो सॉल्यूशन है उसको हीट किया है, तो हीट किया है तो नाइट्रेट या अमोनियम में से कोई सिचुएशन हो सकती है। तो देखते हैं अब वो क्या कह रहा है आगे। dilute nitric acid is added to the second portion followed by aqueous barium nitrate। बैरियम नाइट्रेट भी उन्होंने डाला है और बैरियम नाइट्रेट सल्फेट के टेस्ट के लिए होता है। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म, इसका मतलब इसके अंदर सल्फेट आइन भी मौजूद है। which 3 आइन्स आर प्रेजेंट इन द ग्रीन क्रिस्टल? तो भाई इसके अंदर कौन कौन से 3 आइन्स मौजूद हो सकते हैं? अमोनियम हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, सल्फेट हो सकता है। आयरन 2+ नहीं हो सकता, कार्बोनेट नहीं हो सकता, आयरन 2+ नहीं हो सकता, ठीक है भाई। तो ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। इज दैट राइट एवरी वन ऑफ यू? गुड जॉब बेटे याहिया, गुड जॉब इब्राहिम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। नाइट्रेट तो है ही नहीं ना, नाइट्रेट और अमोनियम दोनों ही हो सकते, तो नाइट्रेट तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये तो अच्छी बात है। नाइट्रेट नहीं हो सकता डेफिनेटली, उसके लिए एल्युमिनियम फॉइल चाहिए, लेकिन नाइट्रेट एल्युमिनियम फॉइल के बगैर भी अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर सकता है। तो आप लोग की आसानी के लिए मैंने बताया कि अमोनिया गैस जहां प्रोड्यूस होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, हल्का सा जेंटली हीट करने के बाद, तो नाइट्रेट भी हो सकता है, अमोनियम भी हो सकता है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि नाइट्रेट के लिए फर्दर रिक्वायरमेंट एल्युमिनियम फॉइल भी है, ठीक है भाई जी। और किसी का कोई सवाल बचो? ऑल क्लियर एवरी वन ऑफ यू? और किसी का कोई सवाल, कोई और एमसीक्यूज ऐसा जो कि आप देख रहे हो कि रह गया हो तो मुझे बता दें, तो मैं वो भी करा देता हूँ। अच्छा ये रहा एक और एमसीक्यू है 85। जरा देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, लिक्विड एक्स डिस्टिल्ड फ्रॉम मिक्सचर यूजिंग apparatus shown, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन द टेम्परेचर रीड्स फ्रॉम 157 टू 160। which information about liquid x is correct? अच्छा जी, आप ड्यूरिंग डिस्टिलेशन अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है 157 से 160, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कुछ गड़बड़ है भाई। द लिक्विड एक्स इन एक्स मे और मे नॉट बी miscible. X is a mixture that can be separated by distillation. X must contain two liquids.
with the boiling point 157 and 160, X must have been obtained by the fractional distillation of petroleum crude oil. जी बच्चों, क्या आंसर होना चाहिए इसका? What should be the right statement out of these four? जी अहमद मौज, क्या आप मुझे बता सकते हैं? नबील कह रहे हैं बी, मौजम कह रहे हैं सी, तला कह रहे हैं सी, बरीरा कह रही हैं सी, हमजा कह रहे हैं सी। अच्छा, इब्राहिम भी सी कह रहे हैं। क्या आंसर होना चाहिए? अच्छा, बाकी सारे काफी सारे बच्चे सी बोल रहे हैं, वाह भाई वाह। ठीक है, तो आप जब सारे सी कह रहे हो, सो इट मींस कि इसका आंसर पे हम सी लगा देते हैं। सी वुड बी द राइट आंसर। द लिक्विड एक्स मे और मे नॉट बी मिक्सेबल। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि भाई मिक्सेबल का मतलब ये होता है कि हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो हम यूज ही मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं। एक्स इज अ मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से सेपरेट हो सकता है। मतलब डिस्टिलेशन ही तो कर रहे हैं भाई हम। X must contain two liquids, इसका boiling point करीब करीब है। That would be the right statement. X must have been obtained by the fractional distillation of petroleum crude oil। ये मतलब ये बात हमें कहाँ से पता चल रही है भाई? इसमें देखकर, इसको देखकर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि ये क्रूड ऑयल से निकाला जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। मेरे पास एक और सवाल है यहाँ पर। एन aqueous solution contain a salt Y, addition of aqueous solution X result in a precipitation form that redissolve when more X is added. What could solution X and solution salt Y? And aqueous solutions contain a salt Y। वो कह रहे हैं एक aqueous solution है जो कि contain रख रहा है Y, अपने अंदर salt रख रहा है। Addition of an aqueous solution X, अगर आप उसके अंदर X ऐड करें तो precipitates बन रहे हैं जो कि further dissolve हो जाते हैं जब आप ज्यादा ऐड करें X को। तो भाई ये सिचुएशन कहाँ हो सकती है? ये सिचुएशन कहाँ हो सकती है? ये NaOH में सिचुएशन हो सकती है मेरे ख्याल से। एंड दैट वुड बी द राइट आंसर कि अगर आपके पास जिंक का सॉल्ट हो, जिंक के सॉल्ट के अंदर अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें, यानी कि अगर ये Y हो और ये X हो, तो अगर आप इसके अंदर X ऐड करें तो वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और आप ऐड एक्स्ट्रा करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो दैट वुड बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, और इसके अलावा कोई सवाल आप लोगों को अगर इसमें नजर आ रहा है तो मुझे बता दीजिए। मेरे ख्याल से तो ये सारे एमसीक्यूज मैंने करा दिए हैं। जी बच्चों, सेपरेशन टेक्निक, इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री से अगर कोई आपको सवाल नजर आ रहा है तो बताइए। पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 39 भी आप कह रही हैं। अच्छा भाई, पेज नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 39, ये 52 नहीं है? ये है भाई एक और सवाल हमारे पास यहाँ 52। ये कौन सा पेज है? पेज नंबर 22 ही है। क्वेश्चन नंबर 52 अगर देखें बच्चों हम लोग, तो aqueous sodium hydroxide is used to identify the ions present in aqueous solution of compound Q and R. The results are shown before addition of aqueous sodium hydroxide, after the addition of few drops, and before addition of aqueous sodium hydroxide, after the addition of aqueous sodium hydroxide. All right, तो देखिए यहाँ पर कलर्ड सॉल्यूशन है तो ट्रांजिशन मेटल हो सकता है। ग्रीन प्रेसिपिटेट्स हैं तो आयरन, आपके पास आयरन होना चाहिए। ग्रीन प्रेसिपिटेट्स का मतलब तो आयरन होना चाहिए भाई। सो दिस शुड बी द राइट आंसर, क्वाइट सिंपल। यहाँ कलरलेस सॉल्यूशन है, और जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो गैस गिवन ऑफ हो रही है। सो गैस गिवन ऑफ हो रही है, गैस गिवन ऑफ हो रही है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से हीट भी किया है। कार्बोनेट का क्या सिचुएशन है भाई यहाँ पर? कार्बोनेट 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 के लिए तो एसिड ऐड करना पड़ेगा ना हमें भाई। अमोनियम अच्छा भाई, ये सवाल क्या कह रहा है? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द आयंस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड क्यू एंड आर। ठीक है, क्यू के अंदर कलर्ड सॉल्यूशन था, उसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बन गए। दैट्स राइट, ये आयरन 2 प्लस हो गया, ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बन गए। और बिफोर एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आफ्टर एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स राइट। और बिफोर एडिशन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और आफ्टर एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यार मेरे हिसाब से इसमें हमने शायद कोई एक छोटी सी मिस्टेक हुई हुई है। काइंडली मुझे इसको कंफर्म कीजिएगा। शायद शायद ये 2 प्लस होना चाहिए मेरे ख्याल से। इट शुड बी 2 प्लस। अच्छा, दूसरा ये कि
यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, प्रेसिपिटेट्स बनकर नीचे बैठ गए हैं, नीचे बैठ गए हैं। हालांकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो है प्रेसिपिटेट्स जो है सॉल्युबल होते हैं एक्सेस में। एक्सेस यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, एडिशन फ्यू ड्रॉप्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्रोमियम भी हो सकता है, क्रोमियम भी हो सकता है, एंड दैट इज राइट आंसर, ए आंसर होना चाहिए इसका। लेकिन ये गलत है, इनको यहाँ लिखना चाहिए था एक्सेस वाली बात ना, क्योंकि एक्सेस के बगैर क्रोमियम कंफर्म नहीं हो पाएगा इतनी अच्छे से, क्योंकि क्रोमियम के प्रेसिपिटेट्स बहुत लाइटर बनते हैं, बहुत बहुत छोटे छोटे होते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था, अगर आपको याद हो, तो इतनी आराम से नजर नहीं आते, थोड़ा टाइम लग जाता है उसको देखने में। चले खैर, ग्रीन प्रेसिपिटेट्स और इनसॉल्युबल स्टार्ट में फ्यू ड्रॉप्स में क्रोमियम और आयरन दोनों होता है, और जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से अगर गैस गिवन ऑफ हो रही है, तो दिस इज द ओनली प्रोसेस कि आपके पास ये अमोनियम हो या ये नाइट्रेट हो। तो यहाँ पर अमोनियम वाली बात डन हो रही है, तो ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलें खैर है, कभी कभार इस तरह की छोटी मोटी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये खैर कैलकुलेशन बेस्ड है। अ, 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 अम, ये भी, ये भी ऑर्गेनिक। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर हमारे अब टॉपिक में सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी भी कोई रह गया तो बच्चों बताओ, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऑर्गेनिक है। पेज नंबर 37 पे, क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर 16 अगर, अच्छा जी, लेट मी चेक, पेज नंबर 16 आप कह रहे हैं, पेज नंबर 16, तो ये रहा एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 37, दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है, द रिजल्ट ऑफ सम टेस्ट ऑन पॉल्यूटेड रिवर वाटर आर शोन। एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व टू गिव अ कलरलेस सॉल्यूशन। तो इट्स फैक्ट के यार ये जिंक हो गया, सॉल्युबल इन एक्सेस है ना। एक्वस अमोनिया ऐड किया, और ये अमोनियम भी हो सकता है। एक्वस अमोनिया ऐड किया, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने, और व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनने के बाद जब आपने एक्सेस डाला, तो देयर वुड बी नो फर्दर चेंज, यानी कि डिसॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हो गया एल्मोनियम। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी एल्मोनियम 3+। ठीक है भाई बच्चों जी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सवाल रह गया है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 66, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 66। Two samples of colorless solution tested separately, aqueous sodium hydroxide and aqueous ammonia. White precipitates form when 2 drops of sodium hydroxide, the precipitate dissolve in an excess sodium hydroxide. तो भाई व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने और डिसॉल्व हो गए, तो इट मस्ट बी अल्मोनियम 3+ और जिंक 2+। Then later on they are saying white precipitates form when 2 drops of ammonia is added, the white precipitate dissolve in an excess। तो भाई व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने और दोबारा डिसॉल्व हो गए, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जिंक है। ठीक है भाई, क्या है ये, जिंक है। तो व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दीज रिजल्ट्स, तो इस रिजल्ट से मुझे जिंक के बारे में पता चलता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी डी। ठीक है ना, इसका आंसर डी होना चाहिए जी। और कोई सवाल रह गया हो तो बताइए बच्चों। ऑल क्लियर, किसी का कोई सवाल है? पेज नंबर 5 पे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यार पेज नंबर 5 हमने कर नहीं लिया था? पेज नंबर 5, ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 10, ये तो हमने कर लिया था ना, लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू टैप वाटर, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स अगर फॉर्म हो रहे हैं सोडियम कार्बोनेट डालने के बाद, तो कार्बोनेट का रिएक्शन डेफिनेटली हो रहा होगा। तो कार्बोनेट का रिएक्शन जिससे हुआ होगा, तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल सॉल्ट बना सकता है जी। और कोई चीज जो आपने पूछनी हो बच्चों?